हेलो नमस्कार। समुत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, जिसमें एजुकेशन साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है आपका, शैक्षिक मनोविज्ञान जो सिलेबस है, उसका एमसीक्यू के माध्यम से कंसेप्ट के साथ में क्लास लेने के लिए आए हैं। और आप सभी को मालूम है कि पिछली बार जो एग्जाम्स के अंतर्गत आरपीएससी के माध्यम से एग्जाम हुआ था, उसमें जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो आपके सेकंड पेपर में हुआ करता था, लेकिन इस बार आपके एजुकेशन साइकोलॉजी वाला टॉपिक है, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत है और सभी के लिए कॉमन है। जनरल पेपर है, उस सभी के लिए कॉमन है। बहुत शानदार एमसीक्यू के माध्यम से हल करने वाले हैं। और इससे एक बात और सिद्ध हो जाती है कि पिछली बार सेकंड पेपर में था और इस बार फर्स्ट पेपर के अंतर्गत है, तो पुराने जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उन क्वेश्चन से डायरेक्ट रिपीट होने के चांसेस, पहले भी ऑलरेडी आपने जब पुराने वाले पेपर्स का जब अध्ययन करोगे तब आपको एक बात का अनुभव होगा कि पुराने क्वेश्चंस बार बार वापस से रिपीट होते हैं, लेकिन इस बार रिपीट होने के चांसेस और भी ज्यादा है, क्योंकि इस बार कॉमन पेपर के अंतर्गत है और पिछली बार सभी पेपर्स में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। इसीलिए इस बार अच्छे चांस है कि अच्छे क्वेश्चंस आए। लेकिन हम पुराने वाले क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसको हम कंसेप्ट के साथ में पढ़ रहे हैं, ताकि उसके इर्द गिर्द से यदि कोई क्वेश्चंस बनता है तो हम बहुत अच्छे से कवर कर सकें। और इस बार 40% का क्राइटेरिया पिछली बार भी था, इस बार भी है फर्स्ट पेपर के अंतर्गत। तो हम साइकोलॉजी वाले टॉपिक को इतना शानदार कर देंगे कि आपके लिए 40% क्राइटेरिया लगना बहुत ईजी हो जाएगा और मेरिट के अंतर्गत फर्स्ट पेपर आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए काम आएगा। तो आपका समय व्यर्थ न करते हुए हम सबसे पहले ही, ये आपकी तीसरी क्लास के रूप में है, ये मनोविज्ञान के रूप में, इससे पहले 2 क्लासें और ले ली है और हम कंटिन्यू सीरीज के अंतर्गत हम प्रारंभ करें। पहला ही क्वेश्चंस जो आपको साथ साथ में हल करना है और आपको कमेंट बॉक्स में उसके आंसर भी आपको साथ साथ में देने, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और अपने परीक्षार्थियों के साथ में शेयर भी करना है, ठीक है। तो आपका पहला ही क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान या का शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र है। यदि शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में हमने बात की थी, क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से तत्व है, तो हमने बात की थी शिक्षा सबसे पहले आता है, एक आता अधिगम, अधिगम करता मतलब जो सीखता है वो आता है। उसके बाद में आता है अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम अधिगम परिस्थिति या स्थिति कह सकते हैं, परिस्थिति परिस्थिति ये महत्वपूर्ण रूप से है। इसके साथ में ही अलग से जोड़ा गया, जिसे एक था मापन और एक होता है निर्देशन। एक होता है मापन, एक होता है निर्देशन। तो केंद्रीय बिंदु पूछा जाए तो अधिगम की प्रक्रिया जो है वो आपका केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन पहला ही दे रखा है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के अंदर 2022 में क्वेश्चन आया है, अधिगम प्रक्रिया है वो मनोविज्ञान का केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, हमने पिछली क्लास के अंतर्गत बताया था। मनोविज्ञान सब्जेक्ट किस प्रकार से उसकी प्रगति हुई है, पहले आत्मा का विज्ञान हुआ करता था, उसके बाद में मन का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, और वर्तमान में और 20वीं शताब्दी के अंतर्गत आपका व्यवहार का, मानव के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन जिसमें किया जाता है वो होता है मनोविज्ञान। और मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में शिक्षा मनोविज्ञान है। और शिक्षा से संबंधित जो भी आपका अधिगम होता है, शिक्षण होता है, शिक्षा से संबंधित जितने भी क्षेत्र जुड़े हुए हैं उससे संबंधित मनोविज्ञान, उससे संबंधित मानव के व्यवहार का अध्ययन के रूप में किसका अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है और मानव शिक्षा का उद्देश्य होता है सर्वांगीण विकास। मानव का सर्वांगीण विकास है, तो सर्वांगीण विकास के अंतर्गत व्यवहार आता है। उस व्यवहार को किस प्रकार से उसको अध्ययन करना है, उस दृष्टि से शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षक मनोविज्ञान आपके सिलेबस में डाला गया है और हम विस्तृत से चर्चा करेंगे किस हिसाब से उसका उद्देश्य क्या है। हम क्वेश्चन पर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। हम प्रश्नों के माध्यम से समझने वाले हैं कि इसके क्या मतलब होता है। सर्वाधिक, पहला ऑप्शन दे रखा है, ये मनोरोगों का अध्ययन करता है। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोरोगों का अध्ययन नहीं करता है। मनोविज्ञान, मनोरोग का अध्ययन मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स करेंगे, निदान चिकित्सक करेंगे जो समस्या समाधान है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत तो ये तो नहीं आता। दूसरा ऑप्शन दे रखा है, यह शिक्षण
अधिगम और अधिगमकर्ता का अध्ययन करता है। तो शिक्षण से जुड़े हुए जो भी व्यक्ति है, उनके जो भी व्यवहार है, उनका अध्ययन करना। शिक्षण के दौरान कौन शिक्षक है, शिक्षक शिक्षण करवाता है। अधिगमकर्ता विद्यार्थी है, विद्यार्थी अधिगम करता है, सीखता है, तो उसके संबंधित। और अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है, वो आपके शैक्षिक मनोविज्ञान के संदर्भ में सही है। यह बुद्धि परीक्षणों का अध्ययन करता है, बालक की बुद्धि के संबंध में परीक्षण करता है, मूल्यांकन करता है, मापन करता है, लेकिन पूरी रूप से यदि बुद्धि का परीक्षण नहीं करता है, ऐसा नहीं है। ये व्यवहार का विज्ञान है, ये संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन है, संज्ञानात्मक का नहीं है, संज्ञानात्मक के साथ में व्यवहारात्मक अध्ययन है। किसका अध्ययन है? व्यवहार का अध्ययन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, आपका एकदम उपयुक्त राइट आंसर होने वाला है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान के सामने सर्वाधिक उपयुक्त यदि कोई आंसर है तो आपका बी ऑप्शन राइट है। तो इसके साथ साथ में आपको इसके साथ में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चंस सब ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया आप दो जानते हैं या नहीं जानते हैं? मैंने पिछली क्लास के अंतर्गत अच्छे से बता दिया, इसलिए मैं थोड़ा बता नहीं रहा हूं, लेकिन वापस से बता देता हूं। एक होता है शिक्षण प्रक्रिया। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया यदि बात करें, शिक्षण की यदि हम बात करें, दोनों वर्ड से थोड़ा सा आपको मैं समझा देता हूं। शिक्षण क्या होता है? शिक्षण के अंतर्गत एक शिक्षक होता है। क्या होता है? शिक्षक, जो विद्यार्थी को क्या कराता है? पढ़ाता है, सिखाता है, वो होता है शिक्षक। और एक होता है शिक्षार्थी। ये क्या होता है? शिक्षार्थी। शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी, शिक्षा को अर्जन करने वाला, सीखने वाला। शिक्षार्थी बोले, विद्यार्थी बोले, या अधिगम कर्ता बोले। क्या बोले? अधिगम कर्ता बोले। और वो किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पाठ्यक्रम के बारे में अध्ययन करते हैं। जो सिलेबस होता है, सिलेबस के संबंधित जो चर्चा होती है शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में, पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा होती है, वही शिक्षण होता है। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं आपको? आप पढ़ रहे हो तो आप वो शिक्षार्थी हुए, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं शिक्षक हुआ। हम सिलेबस को लेकर, आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो सिलेबस है, जो हम शिक्षा मनोविज्ञान सिलेबस है, उसको लेकर हम अभी चर्चा कर रहे हैं। तो मैं आपको क्या करवा रहा हूं? मैं शिक्षण करवा रहा हूं। तो हम शिक्षा से जुड़ा हुआ संबंधित क्या हुआ? शिक्षण। दूसरा, आप सीख रहे हो, आप शिक्षार्थी हो, आप क्या कर रहे हो? अधिगम कर रहे हो, सीख रहे हो। तो अधिगम कर रहे हो तो आप अधिगम करता हुए, और जो सीख रहे हो वो अधिगम हुआ। तो ये संबंधित सभी क्षेत्र किससे संबंधित है? अधिगम करता, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, ये पूछ रहा है। और यह शिक्षा मनोविज्ञान के कौन से केंद्रीय क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है? ये क्या कहता है? अधिगम करता और अधिगम प्रक्रिया, ये दोनों को प्रभावित करने वाला कारक पूछा। ये ध्यान रखना, अधिगम को भी प्रभावित कर रहा है और अधिगम कर्ता को भी प्रभावित कर रहा है। तो ऐसा कारक कौन सा है? ये कहा अधिगम के व्यक्तित्व। निश्चित रूप से व्यक्ति के व्यक्तित्व अधिगम को प्रभावित करता है। आपका प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, आपका व्यक्तित्व कैसा है वो आपको प्रभावित करेगा। लेकिन ये किसको प्रभावित करता है? अधिगमकर्ता को प्रभावित करता है। अधिगमकर्ता का व्यक्तित्व अधिगमकर्ता को ही प्रभावित करता है, दूसरे व्यक्ति को नहीं करता। सब व्यक्ति अलग अलग व्यवहार होता है, और आपको प्रभावित करने के लिए अधिगमकर्ता को प्रभावित कौन करता है? अधिगम का व्यक्तित्व करता निश्चित रूप से करता है, लेकिन अधिगम प्रक्रिया को नहीं करता। अधिगम प्रक्रिया क्या है? जब अधिगम आप सीखने का जो प्रोसेस है, जो शिक्षक पढ़ा रहा है, जो कक्षा का वातावरण है, जो आप सीख रहे हो, वो प्रक्रिया जो होती है वो आपका व्यक्तित्व प्रभावित नहीं करेगा, अधिगमकर्ता को करता है। दूसरा ऑप्शन देगा अधिगमकर्ता के विकास को। ये अधिगमकर्ता के विकास से अधिगमकर्ता प्रभावित होता है, अधिगम प्रक्रिया प्रभावित नहीं होती है। तो शिक्षक के व्यक्तित्व, शिक्षक से व्यक्तित्व से क्या होता है? शिक्षक का व्यक्तित्व है वो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, अधिगमकर्ता को कर सकता है, लेकिन अधिगम के प्रक्रिया को, प्रोसेस को प्रभावित नहीं करेगा। अधिगम की परिस्थितियों को, अधिगम की परिस्थितियां, वातावरण कैसा है, ये निश्चित रूप से अधिगमकर्ता और अधिगम प्रक्रिया दोनों को प्रभावित करता है। इसलिए आपका उपयुक्त आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ में आया क्या आपको? समझ में नहीं आया क्या? समझ में, समझ लीजिए। परिस्थितियां, अधिगम की परिस्थिति है वो किसको प्रभावित करती है? अधिगमकर्ता, अधिगम प्रक्रिया दोनों को प्रभावित करने वाले कारक है। ये केंद्रीय क्षेत्र के अंदर मुख्य अंग आता है, ये आपका ये केंद्रीय मुख्य तो संबंधित है इससे अधिगम परिस्थिति, अधिगम परिस्थिति है वो आपको प्रभावित करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये पूछा है असत्य। तो क्वेश्चन को पहले से ध्यान देखना, सत्य पूछा है, असत्य, असत्य पूछा है। ये फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत आपका बायोलॉजी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा है 2020 के अंतर्गत। तो हम ध्यान से पढ़ना है। शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा संबंधी व्यापक दृष्टिकोण
नहीं है, ये गलत हो गया। व्यापक दृष्टिकोण नहीं, नहीं, व्यापक दृष्टिकोण होता है। शिक्षा से संबंधित व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कौन? शिक्षा मनोविज्ञान। तो ऑप्शन आपका पहला ही हो गया, लेकिन हम दो और ऑप्शन पढ़ेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान रखना सिखाता है। ये व्यक्तिगत विभिन्नता है, ये ध्यान रखना। क्या है? व्यक्तिगत विभिन्नता। एकदम एक्यूरेट राइट है। व्यक्तिगत समानता है नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता है। क्योंकि मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव के व्यवहार को देखा जाता है, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और हर व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है? अलग अलग होता है। इसलिए ध्यान रखना, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। हर व्यक्ति की अलग अलग व्यवहार है, अलग अलग विभिन्नताएं हैं, उसको ध्यान में रखकर हमें शिक्षण प्रोसेस करवाना होता है, अधिगम करवाना होता है शिक्षक को। इसीलिए शिक्षक को क्या करवाया जाता है? अधिगम का अध्ययन करवाया जाता है। अधिगम क्या होता है, या शिक्षण मनोविज्ञान क्या होता है? एक शिक्षक, आप शिक्षक बनने वाले हो, आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनने वाले हो, आपके सिलेबस के अंतर्गत क्या डाला गया है? शैक्षिक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान डालने का पर्पज ही यही था कि हर विद्यार्थी का क्या होता है? व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती, हर व्यक्ति का अलग अलग बिहेव होता है। उस बिहेव को अध्ययन करते हुए आपको क्या करवाना है? शिक्षण करवाना है। उसके अधिगम करने की क्षमता अलग अलग होगी, विभिन्नता होगी। कक्षा कक्षा में सभी विद्यार्थी एक समान नहीं होंगे, विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी होंगे। उस विभिन्नता को ध्यान में रखना यह सिखाता है मनोविज्ञान, निश्चित रूप से सिखाता है, राइट है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों को मापन विधियों से परिचित करवाता है। निश्चित रूप से हर विद्यार्थी के मेजरमेंट का अलग अलग तरीका होता है। एक विशिष्ट आपको किस प्रकार से विद्यार्थियों के अधिगम को टेस्ट करना है, मूल्यांकन करना है, उसकी विधियों से क्या करवाता है? परिचित करवाता है। शिक्षा मनोविज्ञान श्रेष्ठ शिक्षण विधियों की जानकारी देता है। निश्चित रूप से शिक्षण सिद्धांतों की जानकारी देता है, शिक्षण विधियों के बारे में जानकारी देता है कि कैसे बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाए ताकि अधिकतम क्या करवाया जा सके? अधिगम करवाया जा सके। ये हम आगे प्रोसेस में जैसे सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बनेंगे कि अधिगम की क्या क्या कौन कौन सी वेदियां हैं, कौन कौन सी सिद्धांत है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे। तो कौन सा असत्य कथन है? तो आपका पहला ही कथन क्या हो जाएगा? आपका असत्य कथन हो जाएगा। तो देखो, हम पुराने वाले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, लेकिन उसको कंसेप्ट के साथ में पढ़ रहे हैं। आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। आपने बिल्कुल शिक्षा मनोविज्ञान नहीं पढ़ा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पुराने वाले क्वेश्चंस को कंसेप्ट के साथ में देख लीजिए, आपके 99% क्वेश्चन आपके राइट होने के चांसेस रहेगा। क्योंकि हम पुराने वाले क्वेश्चन रिपीट होते ही हैं, और रिपीट नहीं होता है तो उसके इर्द गिर्द क्वेश्चन भी बनते हैं, तो हम कंसेप्ट के साथ में अच्छे से समझ रहे हैं निश्चित रूप से। तो निम्नलिखित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ का सही ढंग से प्रकट करता है? अर्थ को, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ को सही ढंग से कौन प्रस्तुत करता है? हम ऑप्शन देखेंगे। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड के अंतर्गत आया है। यह शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। निश्चित रूप से शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। मनोविज्ञान का आधार, बेस प्रस्तुत करने का काम करता है शिक्षा मनोविज्ञान। ये कथन एकदम सही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? यह एक व्यक्ति के दिमाग का अध्ययन का विज्ञान है। दिमाग के अध्ययन का विज्ञान है नहीं, दिमाग के अध्ययन का विज्ञान नहीं है, एक व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन का है। किसका है? व्यवहार, बिहेव का अध्ययन के बारे में है। तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया गलत। नेक्स्ट ऑप्शन क्या देखा है? यह केवल, कई बार आता है केवल, ओनली फॉर या ऑल, ऐसे आया तो थोड़ा सा सतर्क हो जाना कि ये क्या कहना चाहता है। तो पहले ही शब्द आ गया केवल। केवल को समझते ही आपको समझना केवल कैसे लिखा है। केवल व्यक्तियों की सामाजिक प्रक्रिया से संबंधित है। केवल सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है, प्राकृतिक प्रक्रिया भी है, केवल सामाजिक प्रक्रिया नहीं है। ये आपको ध्यान रखना, ये भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। यह व्यक्तिक अनुभवों का गठन करता है। ये व्यक्ति के अनुभवों का भी गठन करता है निश्चित रूप से, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ के रूप में पूछा है तो आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, आपका राइट हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का आधार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? मोर देन। जब ऑप्शन दे रखे हो, सबसे उपयुक्त जो आंसर लगे उसको आपको करना होता है। इसीलिए पहले ही ऑप्शन पढ़ते ही क्लिक नहीं करना, चारों ऑप्शन पढ़ना अच्छे से, जो उस प्रश्न के अनुसार सबसे ज्यादा उपयुक्त हो उसको राइट आंसर करना है। तो आपका ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये फर्स्ट ग्रेड म्यूजिक के अंदर क्वेश्चन आया है, बताइए आंसर को क्या होगा। क्या क्या पूछा है? शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन पढ़े तो ये आता है कि शिक्षण विधि में सुधार करना। निश्चित रूप से शिक्षण विधि में सुधार करना ही होता ही है, क्योंकि बच्चे की सुधार करता है, विधियों को बताता है, बच्चों के व्यवहार को देकर शिक्षा मनोविज्ञान बताता है। तो हमें मुख्य उद्देश्य पूछा है तो हम चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे, जो उपयुक्त होगा वो करेंगे। बालक का सर्वांगीण विकास,
ये कैसा विकास कह रहा है? सर्वांगीण विकास, सभी विकास दृष्टिकोण से। ये भी एकदम आपका राइट है। बालक का सामाजिक स्तर में सुधार, ये भी सही है। शिक्षण सामग्री में सुधार, ये भी सही है। बालक किस प्रकार से अधिगम करेगा, शिक्षा से संबंधित है। चारों ऑप्शन किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित ही है, तो चारों ऑप्शन सही है। लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य की जब बात आती है तो आपका सर्वांगीण, सब कुछ ये प्रक्रिया है। विधि का सुधार करना हो, सामाजिक स्तर सुधार करना हो, सामग्री में सुधार करना हो, अल्टीमेट टारगेट क्या होता है? अल्टीमेट टारगेट होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे का क्या करना? बालक का सर्वांगीण विकास करना प्रमुख उद्देश्य होता है। सर्वांगीण विकास का मतलब क्या होता है? सर्वांगीण विकास का मतलब होता है बच्चा का एच फॉर हेड, हेड का मतलब होता है मस्तिष्क का डेवलपमेंट करना, मस्तिष्क डेवलपमेंट करना। एच फॉर एच के रूप में जाना जाता है, फॉर एच के रूप में। एक एच होता है शिक्षा का उद्देश्य के रूप में लेते हैं इसको। मस्तिष्क का विकास, आपका शारीरिक हेल्थ का विकास, इसका शारीरिक विकास। एच का मतलब हैंड, मतलब आजीविका का विकास, स्किल डेवलपमेंट, किसका? स्किल डेवलपमेंट। और एच का मतलब क्या हो गया? एच का मतलब हेल्थ, हैंड, हेड और हार्ट, हार्ट यानी भावनात्मक रूप से विकास। इसका रूप में भावनात्मक रूप से विकास। तो बच्चे का सर्वांगीण विकास शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मतलब बौद्धिक रूप से, और आजीविका आर्थिक रूप से, और भावनात्मक रूप से बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही आपका शिक्षा का उद्देश्य होता है। और शैक्षिक मनोविज्ञान का भी प्रमुख उद्देश्य यही है। क्या है? सर्वांगीण विकास करना। और सर्वांगीण विकास करने के लिए जो जो आपके मनोवैज्ञानिक व्यवहारात्मक का जो अध्ययन किया जाता है, वही आपका शिक्षक मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बालक का सर्वांगीण विकास। बहुत इजी है। थोड़ा सा यदि समझदारी के साथ में यदि पुराने क्वेश्चंस का अभ्यास कर लेते हैं तो आपके राइट होने के चांसेस बहुत अच्छी बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि। ये सब पुराने क्वेश्चंस है, ऐसे मन से बनाए हुए क्वेश्चंस नहीं। ऑलरेडी क्वेश्चंस जो एग्जाम से में आ रखे हैं वो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपसे, ताकि आप मतलब कि आराम से देख सके कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और किस प्रकार से हल करना है। ये कहा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है। मैंने कहा था सामाजिक भी है, वैज्ञानिक भी प्रकृति है। तो हम आप प्रकृति के बारे में समझेंगे, एक बार के लिए थोड़ा सा हम अध्ययन कर लेंगे कि शिक्षक मनोविज्ञान की क्या क्या प्रकृति है, ताकि आने वाले सभी क्वेश्चन हम अच्छे से कर पाए। पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं या फिर नेक्स्ट एक बार प्रकृति को समझ लेते हैं। ये मैंने प्रकृति लेके आया हूं, ये 12 पॉइंट है, उसको अच्छे से समझ लीजिए एक बार कि शिक्षक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या क्या है। जिससे क्या होगा, आपके प्रकृति से संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आप अच्छे से कवर अप कर पाएंगे। तो हम अध्ययन कर लेते हैं शिक्षक मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो ये कहा है वैज्ञानिक है। मनोविज्ञान कैसा है? वैज्ञानिक है। इसके सिद्धांत निश्चित है, भविष्यवाणी संभव है, कार्यकरण संबंधों की व्याख्या करता है। कोई भी कार्य क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है, उसको क्या करता है, ये व्याख्या करता है, और व्याख्या के आधार पर उसका भविष्यवाणी की जा सकती है। इस सिद्धांत के आधार पर कह सकते हैं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है, इसीलिए मनोविज्ञान को वैज्ञानिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक। क्यों कहा जाता है? इसमें कार्यकरण का संबंध होता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग होता है, और उसकी भविष्यवाणी संभव है, इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, ये वैज्ञानिक है। दूसरा, इसका निरीक्षण व तथ्यों पर आधारित होता है। ये निरीक्षण, इसका पर्यवेक्षण किया जा सकता है, निरीक्षण किया जा, मॉनिटरिंग की जा सकती है, और इसमें फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं। नॉट शिक्षा मनोविज्ञान शुद्ध विज्ञान या मानकीय या आदर्श मूलक विज्ञान नहीं है। समझना, प्रकृति को लेकर आया हूं, एक एक कंसेप्ट को समझना, आप अच्छे से समझना। ये कह रहा है वैज्ञानिक तो है लेकिन शुद्ध विज्ञान नहीं है। शुद्ध विज्ञान क्यों नहीं है? तो ये शुद्ध विज्ञान है नहीं, ये मानकीय या आदर्श मूलक है। आदर्श मूलक का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। आदर्श मूलक का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए, नैतिकता जिसमें हो, चाहिए, क्या होना चाहिए उसको प्रदर्शित करे। ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये ठीक है, ये इथिक्स के अंदर पढ़ा जाता है, नैतिकता के अंतर्गत पढ़ा जाता है। इसमें आदर्श मूलक होता है, राज्य कैसा होगा, आदर्श मूलक होता है आदर्श राज्य, आदर्श व्यक्ति, कैसा बालक होना चाहिए। इसका अध्ययन नहीं करता मनोविज्ञान। मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? मनोविज्ञान व्यवहार का, वास्तविकता का अध्ययन करता है। क्या है उसका अध्ययन कौन करता है? मनोविज्ञान करता है। ध्यान से समझ रहे हो कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? वापस समझिए, मनोविज्ञान है वो इसका अध्ययन करता है कि क्या है, इसका अध्ययन नहीं करता कि क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए वो अध्ययन किया जाता है मानकीय व आदर्श मूलक विज्ञान के अंतर्गत। क्या है उसका अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंतर्गत। ये ध्यान रखना। और शुद्ध विज्ञान भी नहीं है, एकदम कंसेप्ट साइंस नहीं है,
ये एकदम साइंस नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक है, विज्ञान है। विज्ञान क्यों है? कि ये कार्यकरण का संबंधों को प्रदर्शित करता है। इस हिसाब से इससे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हम प्रैक्टिस करेंगे। एक एक लाइन से क्वेश्चंस बनता है, ये ध्यान रखना। एक एक लाइन से 12 है, 12 लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं। ऑलरेडी एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपको प्रकृति पर बहुत अच्छे से फोकस कर रहा हूं, ताकि आपके पूरे क्वेश्चंस आपके 100% सही हो। मनोविज्ञान प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों माना जाता है। अभी आया था क्वेश्चंस, उसमें लिखा था कि मनोविज्ञान केवल सामाजिक विज्ञान है। मैंने कहा नहीं, केवल सामाजिक विज्ञान नहीं है, प्राकृतिक विज्ञान भी है, विज्ञान भी है। पता था? तो प्राकृतिक विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान भी है, याद रह जाएगा आपको। यह व्यवहारिक विज्ञान है, व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बिहेवियर साइंस है इसमें, क्योंकि ये व्यवहार इसका केंद्र बिंदु है। मैंने बताया था आपको। आप जानते हैं मनोविज्ञान का केंद्र किस प्रकार से, पहले आत्मा का विज्ञान समझा था, फिर मानसिक मस्तिष्क का विज्ञान समझा था, फिर धीरे धीरे समझ में आया तो फिर चेतना का विज्ञान के समझा 19वीं शताब्दी के अंतर्गत, और 20वीं और 21वीं शताब्दी में माना कि मनोविज्ञान है वो आपके मानव के व्यवहार का अध्ययन है। तो निश्चित रूप से ये आप समझ गए। फिर सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि ये समाज के नियमों पर लागू होता है। मानव बिहेव है, मानव सामाजिक प्राणी है, मानव के व्यवहार का अध्ययन है, तो सामाजिक विज्ञान भी है। दूसरा अनुप्रयुक्त विज्ञान, मतलब कि अप्लाइड साइंस है और भावी जीवन के लिए उपयोगी है, मतलब सुधारात्मक है, विकासात्मक है। बच्चे के व्यवहार का अध्ययन करके ऐसा संभव है कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार से मानव का बेहतर व्यवहार हो सकता है, उसका अध्ययन करता है। अप्लाइड विज्ञान है और भावी उपयोगी है। ये विकासशील विज्ञान है, डेवलपमेंट है, व्यवहार स्थायी नहीं है, व्यवहार परिवर्तनशील है, व्यवहार विकासात्मक अवस्था में है, इसलिए नया परिवर्तन करके और सकारात्मक विज्ञान के कारणों को, ये पॉजिटिव विज्ञान है, सकारात्मक धनात्मक कारणों पर बल देता है। मतलब कि मानव जीवन है तो अपने व्यवहार को हमेशा प्रगतिशील रहता है, कि अपना अच्छा व्यवहार कैसे बना जा सकता है उस पर फोकस करता है। तो इसीलिए ये विकासशील विज्ञान है। ये स्वीकारात्मक विज्ञान है, ये पॉजिटिव साइंस है, मानव के व्यवहार की व्याख्या करना और वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग पर बल देता है। मनोविज्ञान है, मानव के व्यवहार पर बल देता है, व्यवहार में सुधारात्मक पे बल देता है। इसके साथ में ही ये पॉजिटिव, उसको स्वीकारनीय है, ये माना है, साइंटिफिक तरीके से माना है कि मानव के व्यवहार का अध्ययन से मानव के व्यवहार का प्रबंधन किया जा सकता है, मानव के व्यवहार में सुधार किया जा सकता है। ये अध्ययन है। ये प्रयोगात्मक विज्ञान है, इसके लैब के द्वारा कुछ लोगों को अलग से रखकर उसके व्यवहार का प्रयोगशाला के रूप में अध्ययन किया जा सकता है। तो ये प्रयोगात्मक विज्ञान है और अध्यापक प्रत्येक स्तर पर इसका प्रयोग करता है, निश्चित रूप से करता है। अध्यापक कैसे करता है? अध्यापक का काम क्या होता है? शैक्षिक मनोप्रबंधन करना, अधिगम अधिकतम हो। बच्चे अलग अलग कैटेगरी के बच्चे आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को अलग से पहचानता है वो, कि कौन सा बच्चा किस तरीके से समझेगा। तो एक ही बात को बार बार घुमा घुमा कर बच्चे समझाने का क्या करता है? प्रयोग करता है। तो प्रयोग किस प्रकार से? मानव के व्यवहार को समझते हुए वो क्या करता है? प्रयोग करता है। अब आप ऑनलाइन से जुड़े हुए हो, ऑनलाइन जुड़े हुए हो, तो अभी हमारे सामने आप जुड़े, डायरेक्ट बच्चे सामने नहीं है, तो हमारे सामने दिक्कत होती है कौन सा बच्चा किस प्रकार से समझ रहा होगा। लेकिन ऑफलाइन में बच्चा समझ में आ जाता है कि ये बच्चा किस प्रकार से समझ रहा है, उसको अलग अलग तरीके से समझाते हैं। तो हम उसके अनुभव के आधार पर ही हम बार बार कोशिश करते हैं एक ही चीज को बार बार अलग अलग तरीकों से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए करते हैं ताकि क्या करते हैं, ताकि आपको क्या समझ में आ जाए, अच्छे से क्या आ जाए, वो समझ में आ जाए। तो ये प्रयोगात्मक विज्ञान है, इसलिए शिक्षक इसका बार बार क्या करता है? प्रयोग करता है। ये आपको समझ में आया? ये सब प्रकृति है, किसके बारे में? मनोविज्ञान के बारे में। ये सब प्रकृति इसलिए बता रहा हूं ताकि आपकी मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में अच्छी समझ हो, और प्रत्येक लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, उस क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पाए। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं हम प्रैक्टिस करवाएंगे, अभी करवाएंगे। पीछे वाला क्वेश्चन क्या है आप समझ रहे हैं। और ये विशिष्ट विज्ञान है, ये व्यवहार के तथ्यों और सिद्धांतों का अध्ययन करता है, जिनका शिक्षण सीखने से महत्व है। शिक्षण में और सीखने में, दोनों में उसका महत्व होता है। अकादमिक विषय है कि शिक्षार्थी के व्यवहार, सूचना, सिद्धांतों और विधियों का शामिल किया जाता है। हम पढ़ेंगे आगे कि व्यवहार के मनोविज्ञान के कौन कौन से सिद्धांत है और कौन कौन सी सूचनाएं हैं, कौन कौन से फैक्ट है, उसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना ये अकादमिक विषय है, सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करता है। ये शिक्षात्मक विज्ञान है, मनोविज्ञान शिक्षाप्रद है, और मनोविज्ञान प्राकृतिक सामाजिक विज्ञान दोनों माना जाता है। केवल एक विज्ञान नहीं है, केवल आ जाए केवल प्राकृतिक है नहीं, केवल सामाजिक है नहीं, सामाजिक और प्राकृतिक दोनों है। प्राकृतिक इसलिए है कि नेचुरल वे से वातावरण प्रभावित करता है, वंशानुगत क्रम प्रभावित करता है मानव के व्यवहार को, तो उस हिसाब से ये प्राकृतिक भी है और सामाजिक भी है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। यदि आपके मनोविज्ञान के संबंधित अर्थ से संबंधित कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पीछे वाली क्लास देखें, उसमें हमने बहुत अच्छे से करवाया है।
आज हम प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं, उद्देश्य के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत हम उसके सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। इसीलिए हम पीछे वाली क्लास को दोहराव नहीं कर रहे हैं, ताकि आप यदि थोड़ा सा आपको ये शिक्षक मनोविज्ञान के बारे में ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो पीछे वाली कंसेप्ट जो एमसीक्यू क्लास है उसको जरूर देख लेना, ताकि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाए। यदि समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पीछे वाला क्वेश्चन से एक बार वापस देखिए। अब शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति वैज्ञानिक है क्योंकि, पहले ही लाइन से आ रहा ना, वैज्ञानिक है क्योंकि। क्यों है वैज्ञानिक? ये केवल विज्ञान का अध्ययन करता है, केवल विज्ञान का अध्ययन करता है नहीं, केवल विज्ञान का अध्ययन नहीं है। दूसरा, शिक्षा मनोविज्ञान केवल सूचनाओं का केवल सूचनाओं का नहीं, केवल सूचनाओं के आधार पर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है, सूचना के आधार पर, तथ्यों के आधार पर भी है, केवल सूचनाओं के आधार पर नहीं है। शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ये एकदम सही है। इसमें केवल विद्यार्थियों के व्यवहार के अध्ययन किया जाता है, ये भी नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त है सी ऑप्शन। शैक्षिक वातावरण के अंतर्गत जो वातावरण है, अधिगमकर्ता के व्यवहार का वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। ये प्रकृति है, किसकी? वैज्ञानिक प्रकृति है, क्योंकि वैज्ञानिक माध्यम से किसका अध्ययन किया जाता है बच्चा? किस प्रकार से आपका वातावरण के अधिगमकर्ता किस प्रकार से व्यवहार करता है उसका अध्ययन किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आप इसको साथ साथ में आप भी अपने ऑप्शन दीजिए, आप राइट आंसर दीजिए, क्वेश्चन के साथ में बताइए कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये प्रकृति हमने पढ़ ली। नेक्स्ट क्वेश्चंस को पढ़िए, थोड़ा सा आप पोज दीजिए और उस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हम ज्यादा समय इसलिए नहीं दे रहे हैं कि ताकि आपका समय जब देख रहे हो फटाफट से तो आपका समय व्यर्थ नहीं हो। इसीलिए हम डायरेक्ट कमेंट को देखते हुए डायरेक्टली हम क्या कर रहे हैं, उसका आंसर को करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको थोड़ा सा पोज कर लीजिए वीडियो को, और पोज करते हुए आपको उसको आंसर देते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है, इसको फोकस करना है। क्या है? गलत पूछा है। ये भी फर्स्ट ईयर फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत 2022 में क्वेश्चन आया रखा है। शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ कौन सा कथन गलत है? तो ये वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग होता है, निश्चित रूप से होता है। सिद्धांत का सार्वभौमिक है, ये भी सही है। ये शुद्ध विज्ञान है, ये गलत हो गया। मैंने अभी पहली लाइन में पढ़ा था आपने कि ये शुद्ध विज्ञान नहीं है, विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान नहीं है। मानकीय और नैतिक या मानकीय विज्ञान नहीं है, आदर्शमूलक नहीं है, विज्ञान है लेकिन शुद्ध विज्ञान नहीं है। ये कार्यकरण पर आधारित होता है, एकदम राइट है, ये कार्यकरण पर आधारित होता है, शुद्ध विज्ञान है। कौन सा गलत है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? सी ऑप्शन आपका राइट हो जाए। वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करता है, सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है, निश्चित रूप से कार्यकरण पर आधारित होता है, निश्चित रूप से कार्यकरण सिद्धांत पर आधारित होता है, हमने बात की थी, लेकिन ये शुद्ध विज्ञान नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत पूछा है, तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? क्या कहा है? सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है। ये क्वेश्चन भी सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर क्वेश्चन पूछा है, शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में पूछा है। शिक्षा मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार के साथ कार्य करता है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के बालक की बुद्धि एवं विकास का अध्ययन करता है, बुद्धि का अध्ययन करता है, विकास का भी अध्ययन करता है, ये भी सही है। ये लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है, तो हम चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के अधिगम अनुभवों की व्याख्या करता है, अधिगम अनुभवों से भी व्याख्या करता है। हर बालक किस प्रकार से सीखता है, उसके अनुभवों को साझा किया जाता है, सीखा जाता है, ये भी सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन है। क्या कहा है? संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियों के मनोवैज्ञानिक आयामों का अध्ययन करता है, बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए? सर्वाधिक उपयुक्त क्या है? सर्वाधिक उपयुक्त की यदि आंसर की यदि बात करें तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाना चाहिए। क्यों? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थितियां, शिक्षा की परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक जितने भी आयाम्स है उसका अध्ययन है। किसका अध्ययन है? शैक्षिक परिस्थितियों के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान पूछा है, शैक्षिक परिस्थितियों के अंदर मनोविज्ञान के आयाम जितने उसका अध्ययन क्या है? आपके शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में कथन सबसे उपयुक्त है। ऐसा नहीं है कि ये पीछे वाले सब गलत है, गलत नहीं है, लेकिन जो सर्वाधिक उपयुक्त है उसको आंसर देना है। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से सजगता के साथ में उसको राइट करना है। क्या है? मनोविज्ञान की वह शाखा जो मुख्यतः शिक्षा की समस्याओं, प्रक्रियाओं
और उत्पादों से संबंधित है। फर्स्ट ग्रेड के अंदर केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन आया है। समस्याओं से संबंधित है, सीधा हो गया। शिक्षा से संबंधित समस्याओं को, प्रक्रियाओं को हल करने के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, पशु मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान, तो शैक्षिक मनोविज्ञान आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा से संबंधित समस्याओं के बारे में जो अध्ययन किया जाता है तो वो आपके शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, पशु के संबंधित आता है, बाल मनोविज्ञान बाल के संबंधित आता है। ये शिक्षा के प्रपंच के हिसाब से विशिष्ट प्रपंच पूछा है, विशिष्ट उद्देश्य के हिसाब से पूछा है, शिक्षा की समस्याओं की प्रक्रियाओं उत्पादों को पूछा तो शैक्षिक मनोविज्ञान इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आप कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी आते हैं। थोड़ा सा आपको प्रश्न को अच्छे से समझना होगा, पढ़ना होगा और हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से नंबर आने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सी कसौटी शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में मानने से संबंधित नहीं है? कौन सी कसौटी है वो शिक्षा मनोविज्ञान के संबंधित नहीं है, मानने से नहीं है? तो इसमें क्या लिखा है, इसके सिद्धांतों एवं नियमों में परिवर्तन संभव नहीं है। ये बात गलत हो गई भाई। क्या है, सिद्धांत और नियमों में परिवर्तन संभव है, नहीं कैसे हो सकता है? मानव का व्यवहार है और मानव के व्यवहार कंटिन्यू विकासशील होता है और विकासशील समय के साथ में उसमें परिवर्तन निश्चित रूप से संभव है। जो सिद्धांत पहले था वो जरूरी थोड़ी 5 साल बाद में सिद्धांत वही रहेगा। मानव का व्यवहार है, मानव का व्यवहार प्रोग्रेसिव है, तो उसको ये तो पहले कथन गलत लग रहा है मेरे को। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। निश्चित रूप से हमने अध्ययन किया ही था, वैज्ञानिक है क्योंकि इसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है, कार्यकरण का सिद्धांत कारण सहित उसका अध्ययन किया जाता है। इसके सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, निश्चित रूप से स्वीकार्य है, तभी तो विज्ञान है, मैंने बताया था सार्वभौमिक है। इसमें वर्तमान ज्ञान के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है, मैंने बताया था प्रकृति के रूप में भी बताया था कि इसकी तथ्यात्मक दृष्टिकोण के साथ में पढ़ते हुए भविष्यवाणी की जा सकती है। कार्यकरण के साथ में सार्वभौमिक है और ये वैज्ञानिक विधि है, लेकिन इसके सिद्धांतों का परिवर्तन संभव नहीं है, ये गलत है, संभव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये संबंधित नहीं है पूछा है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, उसको आंसर देना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, देखिए बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, रिपीट क्वेश्चंस हो रहे हैं, वो तो अलग है, फिजिक्स अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन प्रकृति से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं? 12 प्रकृति है, 12 प्रकृति को अच्छे से यदि समझ लेते हो तो सभी क्वेश्चंस आपके बहुत अच्छे से राइट हो जाते हैं। देख लिया आपने, मैंने प्रकृति को बता दिया, कंसेप्ट को बता दिया, अब क्वेश्चन से क्वेश्चंस बहुत आपको इजी लग रहे होगा यदि कंसेप्ट आपको थोड़ा सा समझ में आ गया है तो। क्या कहा है, ये शैक्षिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। निश्चित रूप से शैक्षिक वातावरण बोलो, शैक्षिक परिस्थिति बोलो, उसके अंतर्गत यदि अधिगमकर्ता का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, सही है, शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति है, ये नहीं पूछा है। पहला तो 100% है, यह अधिगमकर्ता के व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है। निश्चित रूप से वैज्ञानिक कार्यकरण को देखता है, तथ्यों को समझता है, सूचना सिद्धांतों का अध्ययन करता है, निश्चित रूप से है। दूसरा, यह तर्क, दर्शन और नैतिकता से संबंधित है। नैतिकता, ये नियामक मानकीय, नैतिकता में तो होता है क्या करना चाहिए, हमें झूठ बोलना नहीं चाहिए, ऐसा होना चाहिए, चाहिए या क्या चाहिए, चाहिए जहां आ जाए वो क्या हो जाता है, आदर्श मूलक हो जाता है। लेकिन मनोविज्ञान के रूप में चाहिए आपका नहीं है, तो नैतिकता आपका नहीं होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तर्क है, दर्शन तो इसका सब्जेक्ट है, नैतिकता नहीं है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये अधिकतर पर्यावरण से संबंध में शिक्षार्थियों के वर्तमान व्यवहार क्या और क्यों हो रहा है इससे संबंधित है। मैंने बताया था कारण सहित कार्यकरण संबंध है, क्यों हो रहा है इसका संबंध है किसके साथ में, शैक्षिक मनोविज्ञान के साथ में। क्यों कर रहा है, कोई बच्चा व्यवहार कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसको समझना, उसको वातावरण ऐसा मिला होगा तभी वो ऐसा व्यवहार कर रहा है, उसका कारण को समझोगे तब आपको ये कारण का संबंध है। क्या करना चाहिए उसका नहीं है, क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है इसका विषय है। तो इसका पूछा है नहीं, तो नहीं तो आपका क्या ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से हम आपको प्रश्न करवा रहे हैं, आपको निश्चित रूप से ये क्लास अच्छी पसंद आ रही होगी, तो आपको क्लास को लाइक करना है। यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि आगे आने वाली सभी क्लासें आपके पास में नोटिफिकेशन आता रहे। बेल आइकन दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आए और आपको क्लास अटेंड करनी है और परीक्षार्थियों के साथ में शेयर करनी है।
क्योंकि हम बहुत अच्छे से कंसेप्ट करवा रहे हैं। हमें आप जब लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा आप शेयर करते हैं, तो हमें मोटिवेशन मिलता है बहुत अच्छे से क्लास लेकर आने का। और मैं आपसे वादा करता हूँ यूट्यूब चैनल पर ऐसी कोई क्लास नहीं होगी बहुत शानदार कंसेप्ट के साथ मैं करवा रहा हो, या कंसेप्ट करवा रहा हो वो अलग बात है, वो फिर हम उसके थ्योरी के रूप में चले जाते हैं, या फिर प्रश्न करवा रहे हैं तो डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं, वो ऑफलाइन क्लासों के हिसाब से फ्री के अंतर्गत कोई कैसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रहा है, जो कंसेप्ट भी साथ में बताते हुए प्रश्नों को अभ्यास करवाए, वो भी ओल्ड प्रीवियस क्वेश्चन जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ रखे हैं। तो इससे बहुत शानदार हो जाता है कि आपसे इससे आपका इतना शानदार बेसिक तैयार हो जाएगा, किसका, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत शानदार तरीके से आप एग्जाम में अटेम्प्ट करने वाले हैं। और ऐसे सभी विषयों के अंतर्गत हम क्लासें लेकर आ रहे हैं। आप मैनेजमेंट के अंतर्गत देखा होगा, और सेकंड पेपर यदि ज्योग्राफी है उसके अंतर्गत भी देखा होगा, और फर्स्ट पेपर के अंदर कंप्लीट करवाने वाले हैं हम। तो आपको इस चैनल के साथ में जुड़ना है और बहुत शानदार तैयारी करनी है, ठीक है। केवल फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत ही नहीं, आप ये सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो भी ये पुराने क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में हुब टू हुब क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। चलिए क्लास के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? क्या कहा है? अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, यह पूछा है, अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। तो हम पढ़ते हैं, प्रत्यक्षीकरण एवं चिंतन। अधिक शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया मतलब अधिगम सीखने की जो प्रक्रिया है उसके संबंधित नहीं है। प्रत्यक्षीकरण व चिंतन, किसी भी प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी चीज को देखना और उसके बारे में विचार करना, यह अधिगम की प्रक्रिया होती है। हम किसी चीज को कैसे सीखते हैं? किसी चीज को देख के सीखते हैं, उसका प्रत्यक्षीकरण देखते हैं, फिर उसके बारे में चिंतन करते हैं, अधिगम होता कि नहीं होता? निश्चित रूप से ये तो सही है। लेखन और वार्तालाप, जब हम बातचीत करते हैं, लिखते हैं, तो भी अधिगम होता ही है निश्चित रूप से। विकासात्मक विशेषताएं और अधिगम के लिए अभिप्रेरणा, मोटिवेशन होता ही है जब हम अधिगम करते हैं, लेकिन विकासात्मक विशेषताएं होती है ना, ये अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है, ये अधिगम कर्ता को प्रभावित करता है। किसको करता है? अधिगम कर्ता। अधिगम कर्ता कौन? जो विद्यार्थी है उसको प्रभावित करता है। यहाँ पूछा अधिगम प्रक्रिया से संबंधित। अधिगम विकासात्मक विशेषताएं होती है, बच्चे के जो विकास डेवलपमेंट प्रोसेस होता है वो भी शैक्षिक मनोविज्ञान के अंदर देखा जाता है, लेकिन वो किसको प्रभावित करता है? जो विद्यार्थी है, व्यक्ति के, हर विद्यार्थी का अलग अलग विकास प्रोसेस होता है, उसके अधिगम जो करता होता है, विद्यार्थी होता है, उसको प्रभावित करती है विकासात्मक विशेषताएं। ये अधिगम प्रक्रिया पूछा, प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण, वार्तालाप और अधिगम की अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, उसको प्रभावित, प्रक्रिया को प्रभावित करता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। नहीं पूछा है, ये फर्स्ट ग्रेड म्यूजिक्स के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। विकासात्मक विशेषताएं हैं वो आपको क्या है? अधिगम विशेषता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति इससे बनाती है। ये भी देखो फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत म्यूजिक्स के अंदर क्वेश्चन आया है। शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है। अनुप्रयोग पूछा है, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्राकृतिक विज्ञान, व्यवहारिक विज्ञान, विधेयात्मक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, 1 मिनट के लिए आप जब तक इसको आंसर दो तब तक मैं 1 सेकंड के लिए वापस आता हूं। जी, क्या होगा इसका आंसर? शिक्षा मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के शिक्षा क्षेत्र के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग की बात की है, तो आपने राइट आंसर बता दिया होगा। क्या होगा? निश्चित रूप से आपने बताया होगा व्यवहारिक विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है? व्यवहारिक, क्योंकि ये अनुप्रयोग कर रहा है। कौन सा? अनुप्रयोग करवा रहा है, तो अनुप्रयोग करवाता है, प्रयोग करवाता है, तो अनुप्रयोगात्मक व्यवहारिक विज्ञान है। मनोविज्ञान कैसा सिद्धांतों की शिक्षा के क्षेत्र में? व्यवहारिक विज्ञान है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछा है? सही नहीं है, ये ध्यान रखना। ये भी फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमें पता होना चाहिए प्रकृति के बारे में कौन सा सही है, तभी तो हम पता करेंगे कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो पढ़िए आ जाइए। यह एक सकारात्मक विज्ञान है, पॉजिटिव विज्ञान है। निश्चित रूप से हमने पढ़ा था प्रकृति के अंतर्गत, ये कैसी है? ये पॉजिटिव है। ये व्यवस्थित है, व्यवस्थित क्रमबद्ध है, तभी तो विज्ञान है, ये भी सही है। ये वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, निश्चित रूप से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। ये असंगठित है, असंगठित नहीं है भाई, संगठित सब्जेक्ट है। असंगठित कैसे है? सभी सिद्धांतों को लेकर चलता है, असंगठित नहीं है, अलग अलग बिखरा हुआ सब्जेक्ट थोड़ी है, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित है। निम्नलिखित कौन सा विकल्प सही है? तो आपका गलत पूछा है, तो गलत तो केवल 4 ऑप्शन है, बाकी वाले तीनों क्या है? सही है।
तो इसका गलत कौन सा है? ऑप्शन क्या दे रखा है? केवल 4 राइट ऑप्शन हो जाएगा। 4 और 1, 1 2 4, 3 और 4, तो आपका गलत पूछा है, तो केवल 4 ऑप्शन दे रखा है, एक ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षा मनोविज्ञान के संबंध में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आपके फर्स्ट के हिस्ट्री के अंतर्गत पूछा है, तो आप पढ़ना है कि ये अनुप्रयोगात्मक प्रकृति के साथ धनात्मक, धनात्मक नहीं सकारात्मक, अनुप्रयोगात्मक व्यवहारिक प्रकृति, तो एकदम राइट आंसर है। यह अवैज्ञानिक, क्या पूछा? 4 ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है। पहला तो आपको सही लग रहा है, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है, इसलिए 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। यह अवैज्ञानिक प्रकृति, अवैज्ञानिक नहीं है, वैज्ञानिक प्रकृति है। जैसा सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान निश्चित रूप से है, लेकिन अवैज्ञानिक नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हो गया आपका गलत। यह अनुप्रयोगात प्रायोगिक एवं नियामक विज्ञान, मैंने बताया था ये ना तो ये शुद्ध विज्ञान है, ना ये नियामक विज्ञान है, ना ये आदर्शमूलक विज्ञान है। नियामक नहीं है, नियामक में होता है क्या होना चाहिए, चाहिए नहीं है क्या होता है, उसका विज्ञान है। तो ये तो आपका हो गया गलत, या गलत होने का कारण ये है अनुप्रयोगात्मक होता है। यह भविष्य के कथन, यह भविष्य कथन के साथ नियामक, यहां भर भी दे दिया है नियामक, नियामक नहीं है साहब, नियामक नहीं है। कौन सा नहीं है? नियामक नहीं है। तो आपके ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका मोर देन उपयुक्त सेंटेंस है कि सर्वाधिक उपयुक्त है मनोविज्ञान। तो हम कितना शानदार विश्लेषण के साथ में बता रहे हैं कौन सा ऑप्शन सही है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। इसलिए पुराने वाले क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, रिवीजन हो रहा है, उसके साथ कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो रहा है। इसीलिए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, बार बार कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान की इस प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ो। नहीं है, सेकंड ग्रेड के अंदर क्वेश्चन पूछा है, कौन सा नहीं है? सकारात्मक विज्ञान, ये तथ्यों को जैसे वे है उसी तरह लेती है, ये तथ्यों को जैसे वे कार्य करते हैं उसी तरह से लेते हैं, ये तथ्यों को तर्क और नैतिकता की दृष्टि से लेती है। तर्क और नैतिकता की दृष्टि से नहीं लेता भाई, नैतिकता की दृष्टि से नहीं लेती, तर्क के आधार पर लेती है, नैतिकता की दृष्टि से लेती है, जैसा कि उन्हें होना चाहिए। ये गलत है, नैतिकता की दृष्टि से नहीं, जैसा होना चाहिए नहीं, जैसा होता है वैसा है, तो ये तो आपका हो गया गलत। सीधा ही ये बालक के व्यवहार को जैसा है उसी तरह लेती है, ये भी सही लग रहा है। तो ये कौन सा कथन गलत नहीं है, गलत है, नहीं पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा। आपको थोड़ी थोड़ी प्रकृति के बारे में बहुत बेसिक चीजें ध्यान है, तो आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले प्रकृति की जो विशेषताएं हैं, 12 विशेषताएं, बहुत अच्छे से करवा दी, ताकि आने वाले क्वेश्चन सब ये लेवल आ गए एकदम, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन आए हैं और बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? प्रकृति के बारे में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो हर पेपर्स के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बार भी क्वेश्चन आएंगे और आपको सही करना है, और सही करोगे 100% करोगे आप। कौन सी मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? तो व्यवहारात्मक विज्ञान है, निश्चित रूप से प्रकृति है, मैंने बताया था। ये विधेयात्मक धनात्मक विज्ञान है, निश्चित रूप से है। ये नियामक विज्ञान है, नहीं नियामक नहीं है बॉस, नियामक नहीं है, क्योंकि नियामक के अंदर क्या होना चाहिए? बार बार देखो सेम क्वेश्चन आ रहा है, घुमा घुमा के पूछ रहा है, बस पूछ वही रहा है, समझ रहे हो? ये अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है, निश्चित रूप से अनुप्रयोगात्मक विज्ञान है। आप जब ये क्लास ले रहे हो ना, तब तक आपको सब याद भी हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? वापस क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन थर्ड ग्रेड में पूछ लिया है, पिछली बार सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, रेट की, सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की, तो ये इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, इससे बात है आपको, क्योंकि क्वेश्चन बार बार वही आ रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। देखो क्या पूछा, वही क्वेश्चन है। व्यवहारात्मक विज्ञान है, निश्चित रूप से है। ये सामाजिक विज्ञान है, निश्चित रूप से है। धनात्मक विज्ञान है, निश्चित रूप से है। ये मानकीय विज्ञान है, नहीं है, मानकीय नहीं है, नियामक नहीं है, आदर्शमूलक नहीं है, और शुद्ध विज्ञान नहीं है। विज्ञान है लेकिन शुद्ध विज्ञान नहीं है। 4 कंसेप्ट ध्यान रखना, बाकी आपके हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। बार बार बताने की जरूरत नहीं है, आप सब ये कंटिन्यू देख रहे हो तो आपको पता चल गया होगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो रहे हैं आपके। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? वापस से क्वेश्चन थर्ड ग्रेड 2023 के अंदर क्वेश्चन आ गया है, लेकिन उसके ऑप्शंस देखो, वही पूछ रहा है लेकिन ऑप्शन चेंज करके पूछ रहा है। लेकिन कैसा भी पूछ लो, अपन को सब ऑप्शंस पता है, क्योंकि हमने विशेषता प्रकृति को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, तो अब कैसा भी क्वेश्चन आए हम सॉल्व कर लेंगे। इसमें क्या कहा है? एक सुसंगठित, व्यवस्थित,
सार्वभौमिक तथ्यों का एकीकरण निश्चित रूप से सही है, सुसंगठित है। पिछली बार आया था अभी असंगठित, मैंने कहा गलत, संगठित है, संगठित है, व्यवस्थित है, सार्वभौमिक है, तथ्यों का एकीकरण है, निश्चित रूप से सही है। ये वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, करता ही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये सकारात्मक विज्ञान है। ये क्या कहा है, ये सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। केवल इसी पॉइंट के आधार पर चारों क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑप्शन ऊपर वाले भले ही चेंज करे, क्वेश्चन गलत हो रहा है तो यहीं से हो रहा है, गलत सही का मुकाबला यहीं से कर रहा है। देखो बहुत सारे क्वेश्चंस रट रहे हो, रटने की जरूरत नहीं है, पुराने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे, बुक से देख के कर लोगे, लेकिन इस प्रकार से समझाने की समझाई से ना वो कहां से लेके आओगे। इसीलिए इस क्लास को देखना बहुत जरूरी है। ये हमेशा सत्य की खोज में रहता, क्या सही है हमेशा, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा गुरुजी, बहुत अच्छे से आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को दर्शाने के लिए सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है। इस बार सही पूछा, गलत नहीं पूछा है, सही पूछा है, प्रकृति के बारे में पूछा है। क्वेश्चन सारे ना, देखो इसमें क्या कहा है, ये अनुप्रयुक्त अप्लाइड मनोविज्ञान है, निश्चित रूप से है। ये जंतु मनोविज्ञान है, नहीं जंतु नहीं है बोस, जंतु कहां से होगा, शिक्षा पूछा है, जंतु कहां से होगा। ये विकासात्मक मनोविज्ञान है, ये संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है, ये भी संज्ञानात्मक होता है, व्यवहारात्मक होता है, लेकिन विकासात्मक मैंने बताया था, विकासात्मक भी होता है और ये मनोविज्ञान। लेकिन इसने पूछा सर्वाधिक सही, आपकी कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा होगा, एग्जाम हॉल में बैठे बैठे हो सकता है। क्यों हो सकता है सर, मनोविज्ञासात्मक भी है और अनुप्रयुक्त अप्लाइड भी है, और यहाँ व्यवहारात्मक नहीं लिखा है, अनुप्रयुक्त और अप्लाइड लिखा है। कई बार हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन में फिर दिक्कत हो जाती है। ये तो ठीक लग रहा है, ये तो लग रहा है, तो ऑप्शन आप लोग सी कर सकते हैं, लेकिन आपका सही सर्वाधिक उपयुक्त पूछा है तो आपको ए ऑप्शन पर आपको जाना चाहिए, क्योंकि मनोविज्ञान है, आप जानते हैं मनोविज्ञान जो बेसिक कंसेप्ट है इसके पीछे ही, मनोविज्ञान का मतलब ही है आपका व्यवहार का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना। अप्लाइड, जो अप्लाइड मानव के व्यवहार है उसका अध्ययन करना ही मन है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त जो अप्लाइड है उसका मनोविज्ञान है, तो ए ऑप्शन आपका ज्यादा सही होना चाहिए जहां तक मेरे को लगता है। बाकी आप बता दीजिए, एक बार फिर से मैं आपको एक बार देख लेता हूं। मेरे ख्याल से ए ऑप्शन आपका क्या होना चाहिए, राइट होना ही चाहिए। फिर भी दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको भी, तो हम एक बार देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ए ऑप्शन पर ही है आपका मनोविज्ञान एक होना चाहिए, निश्चित रूप से। ठीक है, तो इसमें कोई दोहराई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। क्या कहा है, शिक्षा मनोविज्ञान विषय वस्तु की के लिए उसका कोर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट विषय वस्तु क्या है, तो क्या कहा है, निश्चयात्मकता, संभावनापूर्णता, पूर्ण नियमितता, विकासशीलता। मतलब क्या है, विषय वस्तु क्या है, कोर कंसेप्ट क्या है वो बताइए। निश्चयात्मकता मतलब कि निश्चित है, नहीं निश्चित कैसे हो सकता है, मानव का व्यवहार निश्चित हो सकता है क्या, मानव का व्यवहार तो हमेशा मतलब चेंजेबल होता है, सिद्धांतों के आधार पर जरूर होता है, लेकिन निश्चित तो नहीं कह सकते मानव का व्यवहार विकासात्मक होता है, निश्चित नहीं होता है। संभावना पूर्णता होता है, संभावना दृष्टिकोण दिखाता है। पूर्ण नियमित होता है, पूर्ण नियमित तो नहीं होता, निश्चित भी नहीं होता। विकासशीलता होता है या संभावनापूर्ण होता है, दोनों ऑप्शन में को लेकर आप कंफ्यूजन हो सकते हो। संभावना व्यक्त की जाती है कि ऐसा व्यवहार तो संभावना है, लेकिन विकासात्मकता ये वाला ज्यादा सही है, क्योंकि हम साइंटिफिक दृष्टिकोण के साथ में पढ़ते हैं, परिपक्व पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन को देखते हैं, और सकारात्मक परिवर्तन विकासशीलता को दिखाता है, तो विकासशीलता आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत। बहुत दो ऑप्शन को लेकर आपको कंफ्यूजन कर सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ में यदि क्लिक करने जाओगे तो आपको डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा नए अनुसंधानों से संबंधित है, बताया था नए अनुसंधानों से संबंधित होगा। शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों के एकत्रीकरण से बालक की प्रकृति विषय में बेहतर सूझ अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। निश्चित रूप से शिक्षा मनोविज्ञान इसीलिए तो करवाया जाता है शिक्षक को, ताकि बच्चों के बारे में और अच्छे से बेहतर दृष्टि के साथ में उसके व्यवहार को आप शिक्षक समझ सके, उसके हिसाब से शिक्षण करवाया जा सके, शिक्षण का मेथड को अपनाया जा सकते। निश्चित रूप से अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं और अन्वेषण संशोधित विधियों द्वारा विकास करते हैं और प्रयोग करते हैं, और उसमें सुधार करने का हमेशा गुंजाइश रहती है, तो संशोधित विधियों का विकास करते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की यह प्रकृति
कैसी प्रकृति है ये। शिक्षा मनोविज्ञान नए और हमेशा अनुसंधान के संबंधित है, और शिक्षा मनोविज्ञान अनुसंधान परिणामों को एकत्रीकरण करके पिछली बार रिजल्ट कैसा रहा उसको देखते हैं, फिर उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, उस हिसाब से बेहतर दृष्टि के साथ में कर सकते हैं। ये कैसा है, धनात्मक, नियामक, नियामक तो नहीं है। विकासशील विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तो ये आपका हो जाएगा विकासशील विज्ञान। क्या हो जाएगा, विकासशील विज्ञान हो जाएगा। एकदम आपका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए, विकासशील विज्ञान हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए रे, विकासशील विज्ञान आपका हो जाएगा, क्योंकि ये विकास को दिखाता है, कंटिन्यू प्रोग्रेस को दिखाता है। मैंने कहा था प्रोग्रेस को दृष्टिकोण से दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, आपको पता होना चाहिए क्या है। फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग आया है कि अनुप्रयुक्त विज्ञान है, निश्चित रूप से अप्लाइड साइंस ही है। व्यवहारिक विज्ञान है, बिहेवियरिज्म है। सामाजिक विज्ञान है, निश्चित रूप से सामाजिक विज्ञान है। ये आदर्श मूलक विज्ञान है, नहीं रे, नॉर्मेटिव नहीं है। क्या होना चाहिए, नियामक नहीं है। शुद्ध विज्ञान, देखो क्वेश्चंस बार बार बन रहे हैं। आदर्श मूलक विज्ञान है क्या, नहीं है। ये शुद्ध विज्ञान है क्या, क्वेश्चन आ जाए, शुद्ध विज्ञान है क्या, शुद्ध विज्ञान भी नहीं है। ये नियामक विज्ञान है क्या, नियामक या आदर्शात्मक है क्या, आदर्श लिखा हुआ है, नियामक विज्ञान, नियामक विज्ञान, तो क्या हो जाएगा, नहीं। ये तीनों ऑप्शंस है आपके नहीं होंगे, ये ऑप्शंस आपके सब होने वाले हैं। तो इसको देखकर आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नहीं पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान है। फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के अंतर्गत 2014 में, फर्स्ट ग्रेड हिंदी 2016 में, फर्स्ट ग्रेड होम साइंस 2022 में। बन रहे हैं ना क्वेश्चंस, रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, हो रहे हैं। देख लो आपके सामने हैं, और वही पूछ रहे हैं क्वेश्चन, थोड़ा घुमा कर पूछ रहे हैं, कंसेप्ट वही है, चीजें वहीं से निकलनी है। एक बार आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, कैसा भी क्वेश्चन आए, इसलिए हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं और कंसेप्ट के समझा कर करवा रहे हैं। क्या कह रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान है। मानक विज्ञान बार बार आ रहा है, देखो। अनुप्रयुक्त विज्ञान है, विशुद्ध विज्ञान नहीं, अनुप्रयुक्त कोई नहीं। अच्छा, इसमें क्या पूछा, शुद्ध पूछा, तो इसमें केवल ऑप्शन, मैंने कहा 2 ऑप्शन गलत हो रहे हैं, और उसमें दोनों ऑप्शन तो ये भी गलत है और ये भी गलत है, ये तो है ही नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा, देखो। शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, इस बार पूछ लिया, उधर पिछले बार पूछा था है, इस बार पूछ लिया नहीं है, तो क्वेश्चन से वही है ना। क्या पूछा, मनोविज्ञान अनुप्रयुक्त भाषा का है। शिक्षा विज्ञान है। शिक्षा धनात्मक विज्ञान है। शिक्षा मानक नॉर्मेटिव विज्ञान है कि नहीं है। तो बार बार क्वेश्चंस, एक ही क्वेश्चंस, हर एग्जाम में क्वेश्चंस, एक ही कंसेप्ट के साथ में क्वेश्चंस, पता नहीं क्या लेके जा रहा है। इसलिए थोड़ा सा एक बार समझ लो, आपका क्वेश्चंस हो जाएगा। ये इसके संबंधित आपने पिछले 5-10 क्वेश्चन जितने भी एग्जाम भरते आए, सभी एक ही कंसेप्ट से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बस केवल यही पूछना चाहता, 4 चीजें, ये आदर्श, नियामक, आदर्श और शुद्ध विज्ञान, ये तीनों नहीं है। बस इसके अलावा ऑप्शन आ रहे हैं, सब हो ही रहे हैं। तो आपने, मैंने अच्छे से करवा दिया है, तो बहुत ईजी बेसिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लोगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक। शैक्षिक मनोविज्ञान निश्चित रूप से मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सहायता करती है। शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सहायता किसमें करती है, शिक्षण और अभिप्रेरणा में, प्रेरणा में, व्यक्तित्व और सीखने में, शिक्षण और अधिगम में, प्रेरणा और व्यक्तित्व में, सभी में करती है, सही है। लेकिन इसमें से ऑप्शन राइट जो सबसे अधिक सही है उसको देखना है, तो सबसे अभियुक्त आ गया शिक्षण। शिक्षक द्वारा शिक्षा करवाई जाती है, और अधिगम यानी सीखा जाता है, पढ़ाया जाता है और सीखा जाता है। तो शैक्षिक का पर्पज ही यही होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका मोर देन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। भाई वापस क्वेश्चंस, फर्स्ट ग्रेड पॉलिटी के अंतर्गत, मतलब सभी पिछली बार क्या हुआ था, सब पेपर में अलग अलग था, तो वही क्वेश्चन आ रहे हैं, देख लो सेम। इस बार फर्स्ट पेपर में डाल दिया, क्योंकि सब में कॉमन है, तो एक ही पेपर में डाल दो ना, बार बार पूछने से क्या मतलब रहेगा। इसलिए इस बार फर्स्ट पेपर के अंतर्गत है, और आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है 40% क्राइटेरिया, और इसमें बहुत अच्छे से मार्क्स लेके आ जाएंगे। ठीक है, यह नियामक विज्ञान है, बताओ क्या बोलूं इसके बारे में। यह प्राकृतिक विज्ञान है की तरह पूर्ण है, सही है, संबंधित है, तो प्राकृतिक विज्ञान है। ये क्या पूछा है, कथन शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित, सही पूछा है। प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है, सही है, प्राकृतिक विज्ञान भी है, सामाजिक विज्ञान भी है। ये विज्ञान का शुद्ध मनोविज्ञान है, सही है। शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। देखो थोड़ा सा इसको क्या करना था, ये तो 100% हो गया गलत। ये प्राकृतिक विज्ञान की तरह पूर्ण है, पूर्ण पूछा है। ये विज्ञान की शुद्ध मनोविज्ञान है,
ये पूछा है। ये शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है। शिक्षण एवं अधिक शिक्षा मनोविज्ञान है, और इससे संबंधित जो मोर देन ऑप्शन राइट होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित है। ठीक है, पहला तो गलत हो ही गया, इनको लेकर आपको कंफ्यूजन होता है, लेकिन आपको शिक्षण और अधिगम से संबंधित पूछा है तो आपको शिक्षा मनोविज्ञान में ये दो महत्वपूर्ण है, शिक्षण और अधिगम, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से विकल्प अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है? विकास, फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर 2022, शिक्षा विकल्प अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो आपको देखना है कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें पूछा है जाति, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा। तो जाति का अध्ययन नहीं करना, ये तो आपका गलत है। बुद्धि का अध्ययन होता है, रुचि का होता है, अभिप्रेरणा। बालक की बुद्धि कैसी है उसको हम देखते हैं व्यवहार के रूप में, उसकी रुचि इंटरेस्ट हॉबीज क्या है, उसकी अभिप्रेरणा मोटिवेशंस किस में है ये देखते हैं, लेकिन जाति नहीं देखते। हो गया करेक्ट, ये तो पहला ऑप्शन गलत होने का पीछे जाति हो जाएगा। विकास के अंतर्गत किसका विकास, ये विकास पूछा है। शिक्षण अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है विकास, किसका विकास के अध्ययन किया जाता है, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, तीनों का क्या जाता है, लेकिन जाति का विकास होता है क्या, नहीं। आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, ये तो सब सही लग रहे हैं। लिंग, लिंग नहीं, आत्म प्रत्यय, बुद्धि, अभिप्रेरणा, तो लिंग का तो नहीं होगा। अभिप्रेरणा, आत्म प्रत्यय, शारीरिक संरचना, किसी की कैसी संरचना है, बॉडी के बारे में कमेंट नहीं करना। रुचि, ये तो होता है, तो इसे शारीरिक संरचना नहीं होती है क्योंकि इसके विकास, शारीरिक संरचना के विकास के संबंधित शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं होता है। कौन सा लिंग है, उसके किस प्रकार से विकास है, उसके बारे में विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं होता। जाति से संबंधित नहीं होता। आत्म प्रत्यय, बुद्धि, रुचि, अभिप्रेरणा, इसके अब सभी ऑप्शंस क्या है, सही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को सबसे उपयुक्त रूप से प्रदर्शित करता है? सबसे उपयुक्त रूप से प्रकृति को कौन प्रदर्शित करता है? शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के बारे में हमने बात की थी कि धनात्मक विज्ञान, नियामक विज्ञान, तो नियामक विज्ञान तो क्या है, नहीं है। व्यवहारात्मक विज्ञान है, धनात्मक विज्ञान क्या है, तो प्रदर्शित करता है, तो बी दो तो नहीं करेगा, एक और तीन करेगा। तो उपयुक्त कोड सही उत्तर रहा है, एक दो गलत, दो तीन गलत, एक तीन सही, केवल तीन गलत, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बस हो गए आपके 30 क्वेश्चंस आज की क्लास के अंतर्गत कर लिए हैं, और क्लास भी लगभग 1 घंटे की हो रही है। तो आप सभी से निवेदन है, बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना है और कमेंट करना है, सभी जो प्रश्न दिए उसके उत्तर आपको बताना है, ठीक। और इसके साथ में ही आप अपने परीक्षार्थी साथियों के साथ में इसको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि हमें और अच्छे से मोटिवेशन प्राप्त हो और हम और अच्छे से कंसेप्ट के साथ में क्लास लेकर आएँ। और आपका फीडबैक तो मिलना ही चाहिए कि आपको क्लास कैसी लग रही है, और आप यदि सुधार करना चाहते हैं निश्चित रूप से हमें प्रेषित कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हमारे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हमें आप फीडबैक दे सकते हैं कि और क्या सुधार करना चाहिए। तो आपका हमेशा आपके समुत्कृष्ट परिवार में आपका स्वागत रहेगा। और यदि आपने अभी तक पहली बार ले रहे हो, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।